एक माँ को अपनी बेटी की एक बात के बारे में पता चलता है और उसके बाद वह एकदम से बहुत ही गुस्से में भर जाती है। खड़ी होती है। खड़ी होकर बाथरूम के अंदर कपड़ों को धोने के लिए एक डंडा रखा हुआ था जिसको पीट पीट कर कपड़ों को साफ किया जाता है, जिससे उस डंडे को उठाती है और उठाने के बाद यहाँ से सीधा अपनी बेटी के ससुराल में पहुंच जाती है। वहां जाकर वह अपने कमरे के अंदर बैठी हुई थी बेटी और दामाद, यानी कि दामाद तो लेटा हुआ था चारपाई पर और जो बेटी थी वो बैठी हुई थी। वहां पर जाकर उनसे कुछ बात करती है और बात करने के बाद जब बेटी और दामाद दोनों मिलकर एक ही सुर में जवाब देते हैं तो उसके बाद वह उस डंडे को उठाकर अपनी बेटी और दामाद को बुरी तरह से पिटाई लगाने लगती है। बेटी पीछे की तरफ हटती है, दामाद भी पीछे की तरफ हटता है, लेकिन वो बिल्कुल भी उन्हें छोड़ती नहीं है। कौन थी वे माँ और ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से वो अपनी बेटी और दामाद दोनों पर पिटाई लगाने लगी थी? पूरी सच्चाई के बारे में जब आप जानोगे तो आपको लगेगा कि ऐसी ही माँ होनी चाहिए जैसा कि इस माँ ने किया है। क्या हुआ था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के बनारस के अंदर एक गांव होता है जिस गांव के अंदर एक अंजलि नाम की लड़की रहा करती है। अंजलि के घर में उसके माता पिता है। माँ का नाम किरण होता है और जो पिता होता है उसका नाम महेंद्र होता है। माता पिता खेती किसानी किया करते हैं और खेती किसानी करके बड़े ही सामाजिक नियमों के साथ अपने जीवन को जिया करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी के अंदर भी इसी तरह की भावना भरी थी ताकि जो बेटी है वो कहीं भी जाए तो बिल्कुल भी दुख ना पा सके। इसी तरह से वह कहा करते हैं कि बेटी इस तरह से करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और ऐसे करके वह अपनी बेटी को जवान कर लेते हैं। जब बेटी जवान हो जाती है तो उसके बाद वो लोग उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं, लेकिन जैसे वो शादी की चिंता कर ही रहे थे, यानी कि अभी उन्होंने अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढा था, तभी अचानक से पास ही के शहर से उनके लिए एक रिश्ता आता है, यानी कि उनकी बेटी के लिए एक रिश्ता आता है। शहर का माहौल था, सोसाइटी के अंदर घर था जिस घर में बेटी की शादी होनी थी, और जब रिश्ता आता है तो बताया जाता है कि बेटे के पास शहर का घर है, गांव की जमीन भी है और ढेर सारा रुपया पैसा और अच्छी नौकरी जो बेटा है वो किया करता है। तो इसी वजह से जो माँ किरण होती है और पिता महेंद्र होता है, उस लड़के का रिश्ता उन्हें अपनी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगता है, जिस लड़के का नाम होता है राहुल। अब यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वह इस रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं। लड़के वाले जो होते हैं, जब वह उस लड़की के बारे में पता लगाते हैं, उन्हें पता चलता है कि लड़की संस्कारी है, तो उसी वजह से वो लोग रिश्ता लेकर आए थे। तो यहाँ पर जब ये बात पता चल जाती है और उसके बाद रिश्ता तय हो जाता है तो धीरे धीरे अब शादी की तैयारियों में दोनों परिवार बुरी तरह से जुट जाते हैं। शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे, सब कुछ काम घर पर चल रहा था और धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है जिस दिन राहुल बारात लेकर अपनी पत्नी होने वाली को लेने के लिए आ जाता है, जिसका नाम अंजलि होता है। अब यहाँ पर राहुल बारात लेकर आया था, धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ शादी हो जाती है। हालांकि शादी में दहेज तो ज्यादा नहीं दिया गया था, लेकिन लड़की संस्कारी थी और इसी बात से जो लड़के के माता पिता होते हैं वो बड़े खुश होते हैं। इसके बाद जो अंजलि होती है वह वहां से दुल्हन बनकर राहुल के घर में चली जाती है और शहर के अंदर रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन दोनों की शादी को लगभग 5 साल कब बीत जाते हैं इन्हें पता भी नहीं चलता है। जो अंजलि होती है वह वहां पर अपने जीवन को बड़े ऐशो आराम से जीने लगती है, क्योंकि गांव के अंदर तो उसे खेतों का काम भी करना पड़ता, कुछ पशु भी थे उनके माता पिता के, उनका काम भी करना पड़ता, लेकिन यहां पर तो आराम ही आराम है। बस घर का छुटमुट काम कर लो और उसके बाद आराम से जीवन भर ऐसे व्यतीत हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा सोचकर अंजलि बड़ी खुश होती है और सोचने लगती है कि मेरी जिंदगी तो बड़े ही ऐशो आराम से कट रही है। लेकिन धीरे धीरे जब इनकी शादी को 5 साल बीत जाते हैं तो 5 साल बाद एक दिन अचानक से शहर की एक महिला जो कि उनके बेटी के पड़ोस में रहा करती थी, वह अंजलि की मां किरण के पास आती है। किरण जबकि घर के अंदर जो गेहूं होता है उसको सफा कर रही थी चून पिसवाने के लिए, तो उसी समय वह महिला आती है और आने के बाद जब वह अपना परिचय देती है कि मैं तुम्हारी बेटी के ससुराल से आई हूं, तो उसके बाद एकदम से वह उसकी सेवा पानी में जुट जाती है, उन गेहूं को साइड में रखकर, और उसके बाद उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करती है। वह पूछने लगती है कि आप मेरी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हो, तो उसके बाद वो कहने लगती है कि आप मेरी बेटी के ससुराल से आए हो ना, तो इसी वजह से मैं आपकी खातिरदारी कर रही हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पर अक्सर ऐसा ही हुआ करता है, अतिथि को, मेहमान को भगवान के बराबर माना जाता है। इस बात को सुनकर वह थोड़ी सी हैरान होती है और कहने लगती है कि आपके संस्कारों को देखकर लग नहीं रहा कि आपकी बेटी ऐसी भी हो सकती है। अब इस बात को सुनकर वह एकदम से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्यों, क्या हुआ, मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया।
अब इस बात को सुनकर जो पड़ोस की महिला होती है वो कहने लगती है कि क्या आपको नहीं पता कि आपकी बेटी क्या कर रही है, मुझसे क्यों मुंह खुलवा रही हो। इस बात को सुनकर वो कहने लगती है कि साफ साफ बताओ बात क्या है। मुझे नहीं पता कुछ भी, बेटी अच्छी तरह से घर तो बसा रही है ना। लेकिन तभी जो महिला होती है वो कहने लगती है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें पूरी कहानी बताती हूँ, जिस कहानी को सुनने के बाद तुम्हारे पैरों तले से जमीन तो खिसकेगी ही। अगर तुम सच में ही अच्छी हो तो, अगर दिखावा कर रही हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर तुम्हें इस बात के बारे में पहले ही पता होगा, झूठ मूठ का मुझसे पूछ रही होगी। इसके बाद जो किरण होती है वो कहती है देखिए आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है और हमें कुछ भी नहीं पता। हमें तो केवल ये पता है कि वो अपने पति के साथ खुश रहा करती है और हम तो वहां पर जाया भी नहीं करते हैं, क्योंकि जिस घर में बेटी हुआ करती है वहां पर ज्यादा आना जाना ठीक नहीं होता। हमने अपनी बेटी से भी बात काफी दिनों की है और 10-10, 15-15 दिन में हम अपनी बेटी से बात किया करते हैं। अब इस बात को सुनने के बाद जो पड़ोस की महिला होती है शकुंतला, उसे महसूस हो जाता है कि जो माँ है वो बिल्कुल सीधी सादी है, बेटी की तरह नहीं है। तो उसके बाद वो उसे उसकी पूरी कहानी बताती है। कहती है कि दरअसल आपकी बेटी की शादी होकर जब वो उस घर के अंदर गई थी तो उस घर को स्वर्ग बना दिया था, क्योंकि शहर के अंदर अक्सर ऐसे मामले हुआ करते हैं कि जब बच्चे थोड़े से सयाने हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद माँ बाप की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाया करती है। और ऐसा ही कुछ हर घर में वहां पर हो रहा था। इसी वजह से जो उसके राहुल के पिता होते हैं उन्हें अपने लिए एक संस्कारी बहू चाहिए थी और इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े घरों के रिश्ते छोड़कर आपसे रिश्ता जोड़ा था, क्योंकि वह ऐसी बहू चाहते थे। तो मैंने उनसे एक बार कहा भी था कि ऐसी बहू तो गांव में मिल सकती है। इसी वजह से उन्होंने जांच पड़ताल करके आपकी बेटी से शादी कराई अपने बेटे की। लेकिन उसके बाद जब आपकी बेटी घर के अंदर रहती है तो स्टार्टिंग में तो लगता है कि उनका सपना साकार हो गया है और घर पूरी तरह से स्वर्ग बन गया है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कुछ समय बीतता है तो कुछ समय बाद ये बातें बदलने लगती हैं। यहां पर आपकी बेटी जब घर के अंदर रहती है तो उसके बाद वह इस तरह की बातों को सुनती है अड़ोस पड़ोस में जो हुआ करता है, यानी कि माता पिता की बिल्कुल भी वैल्यू ना करना। और इसी वजह से वह अपने माता पिता पर यानी कि सास ससुर पर उल्टी बात कहने लगती है, यानी कि कोई बात कहा करती तो उसका जवाब दे दिया करती। और इस बात को सुनकर जो राहुल होता है उनका बेटा, वह चुपचाप इन बातों को सहन करता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। जब स्टार्टिंग में उसकी शादी होकर वह वहां पर आई थी तो राहुल की पत्नी की वजह से राहुल को खूब शाबाशी बटोरने का मौका मिला था। यानी कि कोई भी रिश्तेदार घर पर आया करता है तो वो कहा करता है कि पत्नी हो तो ऐसी हो, और राहुल तूने अच्छे से बताया है इसको कि घर के अंदर कैसा रहना चाहिए। तो इसी वजह से राहुल चुपचाप रहता है और धीरे धीरे करके तुम्हारी बेटी का स्वभाव इतना खराब हो जाता है कि जिसके चलते तुम्हारी बेटी अपने सास ससुर का अनादर करने लगती है। यानी कि छोटी छोटी बातों पर उन्हें धमका दिया करती, और जो बेटा होता है उनका वह भी कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि शहर का माहौल ही ऐसा हुआ करता है। बच्चों की घर में चला करती है तो माता पिता भी चुपचाप रह जाते हैं। लेकिन तुम उसकी जो सास होती है वह कभी कभी मेरे पास आकर इस बात को कह कहकर फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल वो मेरी काफी अच्छी दोस्त थी, तो इसी वजह से वो मुझसे अपने दिल के दुखड़े रोया करती थी। लेकिन उसके बाद भी वो लोग अपने घर के अंदर रहते हैं, बेटा बहू उन्हें घर के अंदर रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके अब जैसे उनकी शादी को लगभग 5 साल बीतते हैं तो अब तक हालत बद से बदतर हो गई थी, क्योंकि माता पिता बुजुर्ग हो चले थे और उसके चलते ही जो बहू बेटा हैं वो उसे बुरी तरह से उन्हें तंग करने लगते हैं। जब वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो उसके बाद अपने बेटा बहू से कहने लगते हैं, बेटा बहू हमने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है, तुम लोग जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया करते हो। तो उसके बाद यहाँ पर बेटा बहू अब तक सलाह बना चुके थे कि माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देंगे और उसके बाद आराम से घर के अंदर रहेंगे। ऐसा ही सोचकर वो लोग उनसे कह देते कि हम आपको वृद्धाश्रम भेजना चाहते हैं, आप भी हमारे बीच में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप वृद्धाश्रम में रहो, हम आपका खर्चा वहीं पर भेज देंगे। इस बात को सुनते ही माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, जब सभी लोग ऐसा किया करते हैं तो तुम भी ऐसा ही करोगे। हमारी शायद गलतफहमी थी, जिस वजह से हम ये सोच रहे थे कि हमारे बेटा बहू हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वो लोग उन्हें वृद्धाश्रम भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कम से कम वहां पर शांति से वक्त तो कटेगा। ऐसा सोचकर वो लोग जाने के लिए तैयार हो गए थे। और उसके बाद जब वो लोग जाने लगते हैं तो जाने से लगभग 1 घंटा पहले जो राहुल की माँ होती है, यानी कि उसकी जो अंजलि की सासू थी, वह उसके पास जाती है, शकुंतला के पास, और उसे अपने बारे में पूरी कहानी रो रो कर सुना देती है और कहती है कि अब क्या करे, हमने तो खूब छान फटक कर ऐसी शादी की थी ऐसी लड़की से जिसके परिवार में भी कोई दिक्कत ना हो और परिवार भी काफी संस्कारी हो, लेकिन उसके बाद भी ये हो गया, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। ऐसा कहकर वह वापस चली जाती है और उसके बाद जो बेटा बहू होते हैं वह उसे वृद्धाश्रम भेज देते हैं। अब इन बातों को सुनकर जो शकुंतला होती है वह
चुपचाप बैठी रहती है और किसी से कुछ भी नहीं कह पाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद इसकी माँ की, यानी कि जो अंजलि है उसकी माँ की भी इसमें चाल होगी और उसने कहा होगा कि ऐसे ऐसे कर ले, क्योंकि आज के समय में कौन लड़की भला अपनी माँ से किसी बात को बिना बताए रह सकती है। ऐसा ही सोचकर वह चुपचाप बैठी रहती है और तभी एक दिन किसी काम में वह इधर आती है, यानी कि इनके गांव के साइड में आती है। तो उसी दौरान उसका मन करता है एक बार मिलकर चलती हूँ, देखती हूँ कि उनकी जिंदगी कैसे व्यतीत हो रही है। तो उसके बाद वह यहाँ पर आती है और यहाँ पर आने के बाद जब इसका व्यवहार देखती है तो उसे लगने लगता है कि सच में इसे उसने कुछ भी नहीं बताया होगा और वह पूरी हकीकत उसके सामने बयां कर देती है। इस बात को सुनते ही जो किरण होती है उसको काटे खून नहीं होता कि जिस बेटी को उसने इतने अच्छे संस्कार दिए उसके बावजूद भी वो अपने सास ससुर को खाना पीना देने में भी दिक्कत करने लगी थी और अंत के दर्जे उन्होंने उन दोनों को वृद्धाश्रम भेज दिया। यह बात सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसी गुस्से में वो एकदम से खड़ी होती है। उसी दौरान जो मोहनदर होता है वह भी वहां पर अंदर आता हुआ दिखाई देता है और जब वह गुस्से में बाहर निकलती हुई उसे दिखाई देती है तो वह पूछने लगता है कि क्या हुआ और कहाँ जा रही हो। तो वो कहने लगती है कि बेटी की ससुराल जा रही हूँ और आज उसे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। इस बात को सुनकर महेंद्र उसे शांत करता है, कहता है कि चुप हो जाओ और बात बताओ, बात क्या है। तो यहाँ पर पत्नी जो किरण होती है वह उसे भी पूरी बात बताती है और इस बात को सुनने के बाद जो महेंद्र होता है वह भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कहता है कि माता पिता बच्चों को इसलिए बड़ा किया करते हैं ताकि वह उनके बुढ़ापे में देखरेख कर सके, और ये मेरी बेटी ने क्या कर दिया। कोई बात नहीं, तुम जहां जा रही हो बेशक से जा सकती हो, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जब इन दोनों का इस तरह का रूप शकुंतला देखती है तो उसके बाद कहने लगती है कि देखिए आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो बेशक से कर लेना, लेकिन मेरा नाम ना आने पाए कि मैंने आपको ये बताया है, वरना आपकी बेटी और उसका पति मुझसे बुरी तरह से लड़ाई कर देंगे और मैं नहीं चाहती खामखा किसी पचड़े में पड़ना। अगर मुझे पता होता कि आपको नहीं पता है तो उसके बाद मैं आपकी जो समधन है उसे ही आपके पास भेज देती। इस बात को कहकर वह वहां से चली जाती है, लेकिन जो माँ होती है वह बाथरूम के अंदर से उस डंडे को निकालती है जिस डंडे से कपड़ों को कूट कूट कर धोया जाता है और उसको अच्छी तरह से साफ किया जाता है। और उसके बाद जो महेंद्र होता है वह भी बाइक लेकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और दोनों के दोनों माँ बाप सीधा वहां से अपनी बेटी के ससुराल में पहुंच जाते हैं। रास्ते में वो ढेर सारी बातें सोचते हैं और महेंद्र उसे समझाता है, कहता है कि पहले पूछ लेना आखिर बात क्या थी जिस बात की वजह से सब कुछ हो गया, और उसके बाद ही कार्रवाई को आगे बढ़ाना। ऐसा सोचते हुए वो लोग चले जाते हैं और घर में जाने के बाद जो माँ होती है वह अपनी बेटी को आवाज लगाती है तो बेटी घर के अंदर जो ऊपर चौबारा यानी कि जो ऊपर वाला कमरा था उसके अंदर से आवाज देती है और माँ सीधी वहीं पर चली जाती है, जबकि जो महेंद्र था वो नीचे ही बैठ गया था चेयर के ऊपर। और उसके बाद जैसे ही किरण ऊपर जाती है तो उस चौबारे के अंदर जो उसका पति होता है यानी कि जो राहुल था वो तो खटिया पर लेटा हुआ था और उसकी पत्नी जो अंजलि थी वह खाट पर बैठी हुई थी वहीं पर। अब जैसे ही उसकी माँ आती है तो एकदम से अंजलि चुपचाप रह जाती है, क्योंकि उसके सर पर कपड़ा भी नहीं था यानी कि दुपट्टा, और दुपट्टा रखना तो बहुत ही जरूरी होता है। माता पिता हो कोई भी हो, पति तो साथ में है, तो इसीलिए यहाँ पर उनने सबसे पहले संस्कारों का हनन किया था। और उसके बाद जो माँ होती है वह कहने लगती है कि बेटी मुझे सच सच बताना, जो मैं बात पूछूं उसका सही सही जवाब देना। उसके बाद जो बेटी होती है वो कहने लगती है कि हाँ माँ बताओ क्या बात है। तो उसके बाद जो माँ होती है किरण वह कहने लगती है कि ये बताओ क्या हुआ था जो तुमने अपने माता पिता को इस तरह से वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तो उसके बाद जो बेटी है ढेर सारी ऐसी बातें कहने लगती है जिन बातों की वजह से माता पिता को घर से दूर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उन बातों को सुनने के बाद जो किरण है उसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी वह अपने दामाद से पूछने लगती है कि दामाद जी आपने भी एक बार नहीं रोका। तो उसके बाद जो दामाद होता है वह भी अपनी पत्नी की ओर लेते हुए कहने लगता है कि माँ जी देखो फिलहाल के समय में जो बुजुर्ग हैं वो हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से हमने उनको वृद्धाश्रम भेज दिया। ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ पर हमारे अड़ोस पड़ोस में जितने भी घर हैं किसी में भी आपको बुजुर्ग लोग नहीं मिलेंगे, जवान लोग ही घर पर रहा करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनते ही जो किरण होती है उसका पारा सातवें आसमान पर होता है और उसके बाद जो उसके हाथ में डंडा होता है वह उसको निकाल कर पहले तो अपनी बेटी के पैरों में उस डंडे से लगाने लगती है, और जब बेटी हाथों को करती है तो हाथों में भी डंडा मारने लगती है। इसके बाद जो बेटा होता है यानी कि जो दामाद था वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए कहने लगता है कि माँ ये तुम क्या कर रही हो और छोड़ो इसे, ऐसा मत करो। वह अपने हाथों को आगे करता है तो जो सास होती है वह अपने दामाद में भी 2-4 डंडे रख देती है।
इसके बाद जब बेटी को पिटाई लगती है तो वह एकदम से बिस्तर से खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद अपनी माँ के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि माँ माफ कर दो, गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बात को सुनकर जो माँ है और 2-4 डंडे उसको लगाती है और कहती है कि माफी मांगनी है तो अपने सास ससुर से मांग, अगर तुझे यह है कि तू केस वगैरह कर देगी तो कर दे केस हम पर, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बात देख लेना कि मैं जब जेल जाऊंगी तो तुम दोनों को इस दुनिया से विदा करके जाऊंगी, क्योंकि जो औलाद अपने माता पिता की देखरेख नहीं कर सकती उसको इस संसार में जीने का कोई भी हक नहीं है। इतनी देर में नीचे से महेंद्र आ जाता है और जब महेंद्र उससे कहता है बुरी बुरी बातें अपनी बेटी से, तो उसके बाद बेटी सर नीचे कर लेती है और रोते हुए कहती है कि अभी के अभी मैं जा रही हूं, आप यहीं पर रहो और अपने सास ससुर को मैं वापस लेकर आऊंगी। इधर जो राहुल होता है उससे भी महेंद्र खूब खरी खोटी बातें सुनाता है और कहता है कि क्या तुम भी ऐसे ही रह सकते हो अपने बच्चों के बिना, जिस तरह से तुमने अपने माता पिता को ऐसे छोड़ दिया। बुढ़ापे में जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें अलग करेंगे ना, तब मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या ऐसा होगा, लेकिन शायद मैं पूछने के लिए नहीं बच पाऊंगा। तो तुम इस बात को ध्यान रखना कि ऐसा जब हुआ करता है तो दिल पर क्या गुजरा करती है। तो राहुल भी अपने सास ससुर से माफी मांगता है और दोनों पति पत्नी यहां से सीधा वृद्धाश्रम जाते हैं और वहां पर जाकर अपने सास ससुर को अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगते हैं। अब उसी कॉलोनी के और भी बुजुर्ग वहां पर थे और जब वो ये देखते हैं कि इनके बेटा बहू ने अपने साथ ले जाने लगते हैं तो उसके बाद वो कहने लगते हैं कि क्यों, क्या हुआ जो आप लोग अब इन्हें अपने साथ ले जा रहे हो, पहले आपको जरा भी इन पर रहम नहीं आया। तो उसके बाद वो लोग उन सभी से माफी मांगते हैं, कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था कि बच्चों से अलग होने का इतना दुख हुआ करता है बुजुर्गों का, हमें तो लग रहा था कि माता पिता वहां पर खुश रहेंगे क्योंकि उनकी एज के लोग वहां पर हैं। इस बात को सुनकर जो अंजलि और राहुल के सास ससुर होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि शायद ऐसा हो गया है, तो उसी वजह से वो कहने लगते हैं कि देखो हमें तुम्हारे साथ नहीं जाना और तुम यहीं पर रहो। लेकिन तभी जो बहू होती है अंजलि, वो उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि माँ बाबूजी, मैं तब तक आपके पैर नहीं छोड़ूंगी, तब तक आप हमारे साथ नहीं चलोगे, अगर आप हमारे साथ नहीं चले तो मेरी माँ मुझे इस दुनिया से विदा भी कर सकती है। इस बात को सुनकर जो सास ससुर होते हैं वह मामले की गंभीरता को समझते हैं और उसके बाद अपने बेटे बहू के साथ घर पहुंच जाते हैं। घर जाने के बाद जैसे ही जो उसके समधी और समधन होते हैं वो घर में उन्हें मिलते हैं, तो उसके बाद दोनों सास ससुर अपनी आंखों में आंसू भर लाते हैं और कहने लगते हैं कि आज आपने दोबारा से हमें घर के दर्शन करा दिए, वरना हम लोग तो सोच रहे थे कि आज शायद वहीं से हमारी अर्थी उठेगी और उसके बाद में बेटा बहू को पता चलेगा। इसके बाद वो लोग कहते हैं कि आप चिंता मत करो, अगर ये लोग आपको फिर से परेशान करें तो आप फौरन से हमें खबर कर देना और उसके बाद हम इनकी अच्छी खासी खातिरदारी कर देंगे। अब वो लोग किसान वर्ग के थे, उनमें ताकत भी थी और वो अच्छी तरह से उन्हें हैंडल कर सकते थे। ऐसी धमकी देकर जो माता पिता होते हैं वहां से गांव चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उस दिन का ऐसा असर होता है कि जो अंजलि होती है फिर से अपने संस्कारों को याद करती है और अपने सास ससुर की देखरेख में इस तरह से जुट जाती है जिस तरह से वो उनकी सगी बेटी हो, और इस बात को देखकर सास ससुर भी उन्हें माफ कर देते हैं। लेकिन जब अंजलि अपने बुजुर्ग माता पिता की इस तरह से देखरेख करती है तो उसी कॉलोनी के अंदर जो भी 1-2 पति पत्नी ने अपने बुजुर्गों को ऐसे छोड़ रखा था वृद्धाश्रम में, वो लोग उन्हें लेने के लिए पहुंच जाते हैं और इसके लगभग 1 साल बाद जो सास ससुर होते हैं वह अपने समधी और समधन से मिलने के लिए जाते हैं और उनका बहुत बहुत आभार करते हैं। कहते हैं कि आपकी वजह से हमारी जिंदगी तो सवरी, लेकिन कुछ और लोग जो उस वृद्धाश्रम के अंदर मौजूद थे उसी कॉलोनी के, वो भी अपने घर आ चुके हैं और हमारे बच्चों को देखकर काफी अच्छी सीख मिली है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके बाद वो लोग उनकी अच्छी सी खातिरदारी करते हैं और वो वापस चले जाते हैं और वो लोग खुशियों के साथ आज तक भी अपना जीवन एक साथ व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसे भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।